मैं 21वीं सदी का एक दृश्य हूँ। ये पत्नी के शव को अकेले कंधे पर ले जाते हुए दाना माझी को टीवी पर देखते हुए। बहुत वर्ष पहले टीवी पर आपने देखा होगा, एक आदिवासी दाना माझी की पत्नी अमांग उड़ीसा के कालाहांडी जिले के भवानीपटना के अस्पताल में भर्ती थी। उनका निधन हो गया। उनके इलाज, उनकी मृत्यु और उनको ले जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था को लेकर तमाम आरोपों सफाइयों के बावजूद एक निर्विवाद सत्य है कि दाना माझी को अपनी पत्नी के शव को कई किलोमीटर तक अपने कंधे पर ले जाते हुए दुनिया में देखा था। साथ में उसकी 11 वर्षीय बेटी चौला थी। तो कविता है, मैं 21वीं सदी का एक दृश्य हूं। मैं बहुत देर तक अपने कंधे के विकल्प ढूंढता रहा, पर सारे विकल्पों के मुहाने पैसे पर ही जाकर गिरते थे। मेरे पास पैसों की जमीन थी, न रसों की कोई डाल। हाथ पांव थे, मगर उनमें गुंडई नहीं बहती थी। हाँ, अनुभव था लट्ठों को काट काट कर कंधे पर ले जाने का पुराना। मेरी बेटी के पास ये सब देखने का अनुभव था। मुझे जल्दी घर पहुंचना था। अपने घर से बाहर छूट गए एक बीवी के प्राण घर के जालों कोनों में अटके हुए मिल सकते थे। मेरा रोम रोम कह रहा था, यहां से चलो। मैं जैसे मणिकर्णिका पर खड़ा था, किंग कर्तव्य विमूढ़, और कोई मुझसे कह रहा था, तुम्हारे पास देने के लिए अभी देह के कपड़े बचे हुए हैं। मेरी आंखों ने कहा, तुमने मोर्चे पर लड़ रहे सिपाही को, अपने हत साथी को शिविर की ओर ले जाते हुए देखा है ना। मेरे हाथ, पैर, कंधे समवेत स्वरों में बोल उठे थे कि हमारा साख्य भार है, बोझ नहीं। मैंने पल भर के लिए अपनी बेटी की आंखों में शरण ली। उपग्रह सी नाचती वो लड़की अभी भी अपनी पृथ्वी को निहार रही थी। मैं बादलों सा फट सकता था, पर बिजली बेटी के ऊपर ही गिरनी थी। उसने भी अपने भीतर एक बांध को टूटने से रोक रखा था। उसके टूटने ने मुझे जाने कहां बहा ले जाना था। हम दोनों एक निःशब्द यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा लंबी थी, मेरी बच्ची के पांव छोटे। तितलियों के पांव चलने के लिए होते भी कहां हैं? वे तो फूलों पर बैठते वक्त निकलते हैं बाहर। मेरी तितली मेरे कंधों के छालों की ओर देख रही थी बार बार। पर ये सब तो वे घाव थे जिन्हें उजाले में देखा जा सकता है और अंधेरे में टटोला। हम दोनों चुप थे, मौन बोल रहा था। मौन का कोई किनारा तो होता नहीं, सो कंधे पर सवार मौन भी बोलने लगा था। महाराज, आज इतनी ऊंचाई पर क्यों सजाई गई है मेरी सेज? शबरी के लाडले क्या इसी तरह जताते हैं अपना प्यार? आज ये कहां से आ गई इन बाजुओं में इतनी ताकत? तुम्हारा गया हुआ अंगूठा वापस आ गया क्या? सभी काल अभी मौन की जेब में थे। रास्ता बहुत लंबा था। मेरे हाथ, पैर, कंधे सब थक रहे थे। याद आ गए वे सारे हाथ जो दान पात्रों के चढ़ावों को गिनते समेटते थकते नहीं। मेरे जंगल के साथी पेड़ पौधों ने मेरी थकान को समझ लिया था। उन सब ने मेरे आगे अपनी अपनी छायाएं बिछा दी। मैं गमज़दा था, मगर आदमी था, अस्पताल से चलते समय। पर रास्ते में ये कौन कैसे आ गया कि मैं दुनिया भर में एक दृश्य में बदल दिया गया। हाँ, मैं अब एक दृश्य था।
हाँ, मैं और एक दृश्य था। मैं सभ्यता के मध्याह्न में सूर्य ग्रहण का एक दृश्य था। मैं सभ्यता के मध्याह्न में सूर्य ग्रहण का एक दृश्य था। इस दृश्य को देखते ही आंखों की ज्योति चली जानी थी। अनगिनत आंखों का पानी मर जाने पर एक ऐसा दृश्य उपजता है। यह आंखों के लिए एक अपच्य दृश्य था, पर इसे अपच भोजन की तरह उल्टा भी जा सकता था बाहर। यह हमारी 21वीं सदी का दृश्य था। यह हमारी 21वीं सदी का दृश्य था। स्वजन विसर्जन का आदिम कटपेस्ट नहीं, जब धरती पर कोई डॉक्टर न था, न अस्पताल, न कोई सरकार। यह मंगल पर जीवन खोजने के समय में पृथ्वी पर जीवन नकारने का दृश्य था। ग्रहों के लिए छूटते हुए रॉकेटों को देखकर हमने तो यही समझा था कि अपने दिन बहुरने की उल्टी गिनतियां शुरू हो गई हैं। पर किसी भी दिन ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारा कंधा हूं। पता नहीं मैं पत्नी का शव लेकर घर की ओर जा रहा था या इंसानियत का शव लेकर गुफा की ओर। मैंने सुना है नदियों को बचाने के लिए उन्हें जीवित आदमी का दर्जा दे दिया गया है। जिन्होंने ये काम किया है उन्हें बता दिया जाए कि दाना माझी भी एक जीवित आदमी का नाम है। अखबार पढ़ते हुए ट्रक के नीचे आ गया एक आदमी। वो अपने बाएं चल रहा था। ट्रक के नीचे आ गया एक आदमी, वो अपने बाएं चल रहा था। एक लटका पाया गया कमरे के पंखे पर होटल में। वो कहीं बाहर से आया था। एक नहीं रहा बिजली का नंगा तार छू जाने से। एक औरत नहीं रही अपने खेत में अपने को बचाते हुए। एक नहीं रहा डकैतों से अपना घर बचाते हुए। यह कल की तारीख में लोगों के मारे जाने के समाचार नहीं है। यह कल की तारीख में लोगों के मारे जाने के समाचार नहीं है। यह कल की तारीख में मेरे बचकर निकल जाने के समाचार है। किसान और आत्महत्या। उन्हें धर्मगुरुओं ने बताया था प्रवचनों में, आत्महत्या करने वाला सीधे नरक जाता है। उन्हें धर्मगुरुओं ने बताया था प्रवचनों में, आत्महत्या करने वाला सीधे नरक जाता है। फिर भी उन्होंने आत्महत्या की। क्या नरक से भी बदतर हो गई थी उनकी खेती? वे क्यों करते आत्महत्या? वे क्यों करते आत्महत्या? जीवन उनके लिए उसी तरह काम में था जिस तरह मुमुक्षुओं के लिए मोक्ष। लोकाचार उनमें सदा नीरा नदियों की तरह प्रवाहमान थे। उन्हीं के हलों के फाल से संस्कृति की लकीरें खींची चली आई थी। उनका आत्म तो कपास की तरह उज्जर था। वे क्यों करते आत्महत्या? वे क्यों करते आत्महत्या? वे तो आत्मा को ही शरीर पर वसन की तरह बरतते थे। वे क्यों करते आत्महत्या? वे तो आत्मा को ही शरीर पर वसन की तरह बरतते थे। वे जड़ें थे, फुंगियां नहीं। अन्नदाता थे, बिचौलिए नहीं। उनके नंगे पैरों के तलवों को धरती अपनी संरक्षित ऊर्जा से थपथपाती थी। उनके खेतों के नागनक्ष उनके बच्चों की तरह थे। वे क्यों करते आत्महत्या? जो पितरों के ऋण उतारने के लिए भाषा भूगोल के प्राय द्वीप नाप डालते हैं, अपने ही ऋणों की दलदल में धंस गए। जो आरूढ़ी की तरह शरीर को ही मेड़ बना लेते थे, मिट्टी में जीवन द्रव्य बचाने स्वयं खेत हो गए। कितना आसान है हत्या को आत्महत्या कहना,
और दुर्नीति को नीति। गुल्लक मिट्टी का है, ये हाथ से छूटा नहीं कि टूटा। सबसे कमजोर निर्मित है जो, उसी के भीतर बसे हैं बच्चों के प्राण। बच्चे जब दोनों हाथों के बीच लेकर बजाते हैं इसे, तो पैसों भरा एक ग्लोब बजने लगता है। कभी कभी मोर्चा हार रहे माता पिता के सामने बच्चे इन्हें लेकर भामाशाह बनकर खड़े हो जाते हैं। जब मदद के सारे स्रोत हाथ खड़ा कर देते हैं, जब कर्ज का मतलब थूक फुचकारती गाली हो जाता है, अपने अपने गुल्लक लिए खड़े हो जाते हैं ये बच्चे, जैसे दुनिया के सारे कर्ज इसी से पट जाएंगे। ये वही गुल्लक है ये वही गुल्लक है जिनमें पड़ते खड़े सिक्के की खनक सीधे उनकी आत्मा तक पहुंचती है, जिन्हें नींद में भी हिरती रहती हैं उनकी उंगलियां, जिन्हें फूटना था भविष्य में गले गले तक भरा हुआ, वही बच्चे निर्मम होकर फोड़ने लगे हैं इन्हें। और अब जब छट गए हैं संकट के बादल, वही बच्चे चक्रवृद्धि निगाह से देखने लगे हैं माँ बाप की ओर, मंद मंद मुस्कुराते हुए। किसी कुम्हार से पूछा जा सकता है, इस वक्त कुल कितने गुल्लक होंगे देश भर में? कितने चाक पर आकार ले रहे होंगे, कितने आमों पर तप रहे होंगे, और कितनी मिट्टी गुथी जा रही होगी अभी उसके लिए, उनके लिए। पर जो चीज बनते बनते फूटती भी रहती है, उसकी संख्या का क्या हिसाब? किसी स्टॉक एक्सचेंज में भी तो सूचीबद्ध नहीं है ये कि कोई दलाल उछल उछल कर बताता है इनके बढ़ते गिरते दाम। मिट्टी के है ये, हाथ से छूटे नहीं कि टूटे। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है किसी कुम्हार के हवाले से कि दुनिया से मुखातिब होकर कि ए दुनिया वालों, भले ही कच्चे हों गुल्लक, पर यह बात पक्की है कि जहां बचपन के पास गुल्लक संस्कार नहीं होंगे, वहां की अर्थव्यवस्था चाहे जितनी वयस्क हो, कभी भी भरभरा कर गिर सकती है। बैठक का कमरा। चली आ रही है गर्म गर्म चाय भीतर से, लजीज खाना चला रहा है भाप उठाता, धुल के चली आ रही हैं चादरें, पर्दे, पेंटिंग पूरी होकर चली आ रही है, संवर के आ रही है लड़की। जा रहे हैं भीतर जूठे प्याले और बर्तन, जा रहे हैं भीतर जूठे प्याले और बर्तन, गंदी चादरें जा रही हैं, पर्दे जा रहे हैं, मुंह लटकाए लड़की जा रही है, और पढ़ लिया गया अखबार भी। खिला हुआ है कमल सा बाहर का कमरा, खिला हुआ है कमल सा बाहर का कमरा। अपने भीतर के कमरों की कीमत पर ही खिलता है कोई बैठक का कमरा, अपने भीतर के कमरों की कीमत पर ही खिलता है कोई बैठक का कमरा, साफ सुथरा सब शांत। जिसे रोना है भीतर जाके रोए। अपने भीतर के कमरों की कीमत पर ही खिलता है कोई बैठक का कमरा, साफ सुथरा संभ्रांत। जिसे रोना है भीतर जाके रोए, जिसे हंसने की तमीज नहीं वो भी जाए भीतर, जो आए बाहर आंसू पोंछ के आए हंसी दबा के अदब से। जिसे छींकना है वहीं जाए भीतर, खांसी वहीं, जुकाम वहीं, हंसी ठट्ठा मारपीट सब वहीं। वहीं जलेगा भात, वहीं जलेगा भात। बूढ़ी चारपाई के पायों को पकड़ कर वहीं रोएगा पूरा घर। वहीं जलेगा भात,
बूढ़ी चारपाई चारपाई के पायों को पकड़कर वहीं रोएगा पूरा घर, और वहीं से आएगी गगन भेदी किलकारी और सठोरों की खुशबू। अभी अभी ये आया गेहूं का बोरा भी सीधे जाएगा भीतर, और स्कूल से लौटा ये लड़का भीतर ही जाकर आसमान से पर उठाएगा। निष्प्राण मुस्कुराहट किए अपनी जगह बैठा रहेगा बाहर का कमरा। निष्प्राण मुस्कुराहट किए अपनी जगह बैठा रहेगा बाहर का कमरा। जो भी जाएगा घर से बाहर, कभी कहीं भीतर का कमरा साथ साथ जाएगा।